क्रांति से गणतंत्र माओ का उदय। 20वीं सदी में चीन के उथल पुथल भरे समय में माओ जेडोंग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे। 1893 में जन्मे वे ग्रामीण हुनान प्रांत से निकलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। 1921 में स्थापित सीसीपी का उद्देश्य मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना और एक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करना था। 1927 से 1949 तक चले चीनी गृहयुद्ध में माओ का नेतृत्व, खासकर उनकी सैन्य रणनीतियां महत्वपूर्ण साबित हुई। इस संघर्ष ने सीसीपी को राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे कुओमिंतांग के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ खड़ा कर दिया। चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सीसीपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माओ की गुरिल्ला रणनीति और भूमि सुधार के सीसीपी के वादे ने किसानों को प्रभावित किया, जिससे उनकी संख्या बढ़ी। 1949 तक सीसीपी ने राष्ट्रवादियों को प्रभावी ढंग से हरा दिया था, जो ताइवान भाग गए थे। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। इसने चीनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हुए कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत की। यह जीत कठिन परिश्रम से मिली थी, जिसने माओ के विश्व दृष्टिकोण और शासन के दृष्टिकोण को आकार दिया। उन्होंने महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को शुरू करते हुए चीन को तेजी से एक समाजवादी समाज में बदलने की मांग की, जिसके गंभीर और अक्सर विनाशकारी परिणाम हुए। राष्ट्र को नया रूप देना, शुरुआती सुधार और सत्ता का समेकन। सत्ता में माओ के शुरुआती वर्षों को चीनी समाज को नया रूप देने के उद्देश्य से किए गए आमूल-चूल सुधारों द्वारा परिभाषित किया गया था। भूमि पुनर्वितरण एक केंद्रीय नीति बन गई, जिसमें अमीर जमींदारों से जमीन छीन ली गई और किसानों में पुनर्वितरित कर दी गई। ग्रामीण आबादी के बीच लोकप्रिय इस कदम ने सीसीपी के समर्थन आधार को मजबूत किया। हालांकि इस अवधि में असंतोष का क्रूर दमन और माओ के अधिकार के समेकन को भी देखा गया। माओ के निर्देशन में सीसीपी ने विरोध को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। पूर्व जमींदारों, बुद्धिजीवियों और प्रतिक्रांतिकारियों को उत्पीड़न, कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ा। पार्टी ने अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और मीडिया तक जीवन के सभी पहलुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माओ की विचारधारा, जिसे बाद में लिटिल रेड बुक में स्थापित किया गया, अनिवार्य पठन बन गई। प्रचार और सेंसरशिप व्याप्त थे, सार्वजनिक चर्चा को आकार देते थे और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को दबाते थे। कुछ सामाजिक परिवर्तन लाने वाली ये शुरुआती नीतियां भारी कीमत पर आईं। असंतोष का दमन और सूचना पर सीसीपी के पूर्ण नियंत्रण ने भविष्य की उथल-पुथल के बीज बोए। 100 फूलों का अभियान और उसके बाद 1950 के दशक के मध्य तक माओ के नेतृत्व को सीसीपी के भीतर भी बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ा। आंतरिक असंतोष को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए माओ ने 1956 में 100 फूलों का अभियान शुरू किया। इस अल्पकालिक अवधि ने बुद्धिजीवियों और पार्टी के सदस्यों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही वे सरकार की आलोचना ही क्यों न करें। शुरू में झिझकते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने नौकरशाही अक्षमता, आर्थिक कुप्रबंधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। हालांकि यह खुलापन अल्पकालिक साबित हुआ। आलोचना की सीमा और तीव्रता से चिंतित माओ ने तेजी से रास्ता बदला। 100 फूलों का अभियान दक्षिणपंथी विरोधी अभियान में बदल गया। जिन लोगों ने पार्टी की आलोचना करने की हिम्मत की थी, उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें दक्षिणपंथी या प्रतिक्रांतिकारी करार दिया गया। उन्हें सार्वजनिक अपमान, उनके पदों से बर्खास्तगी और कुछ मामलों में कारावास या निर्वासन का सामना करना पड़ा। इस अचानक कार्रवाई का चीन के भीतर बौद्धिक विमर्श और असंतोष पर द्रुत शीतन प्रभाव पड़ा। इसने माओ के अधिकार को चुनौती देने के खतरों को और मजबूत किया और जनमत पर सीसीपी के नियंत्रण को मजबूत किया। भाग 4, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक यूटोपियन त्रासदी। 1958 में माओ त्से-तुंग ने चीन को तेजी से एक आधुनिक औद्योगिकृत कम्युनिस्ट समाज में बदलने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी आर्थिक और सामाजिक अभियान ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया। इस योजना के केंद्र में कृषि का सामूहिकीकरण था। निजी भूमि के स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और किसानों को बड़े बड़े कम्यून में संगठित किया गया। इन कम्यून को कृषि उत्पादन बढ़ाने और छोटे पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में संलग्न करने का काम सौंपा गया था।
माओ का मानना था कि चीन कुछ वर्षों के भीतर इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन से आगे निकल सकता है। हालांकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड विनाशकारी साबित हुआ। कृषि के जबरन सामूहिकीकरण से व्यापक व्यवधान, कुप्रबंधन और खाद्य उत्पादन में गिरावट आई। प्रेरणा और विशेषज्ञता की कमी वाले किसान अवास्तविक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सफलता की रिपोर्ट करने के दबाव में स्थानीय अधिकारियों ने अक्सर प्रगति का भ्रम पैदा करते हुए आंकड़ों को गढ़ा। भाग 5, सांस्कृतिक क्रांति, उथल-पुथल और अराजकता। जैसे जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हुए, माओ त्से-तुंग को सीसीपी के भीतर आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत करके इसका जवाब दिया। कथित पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों के चीन को शुद्ध करने के उद्देश्य से राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की यह दशक भर की अवधि थी। माओ ने अपने राजनीतिक विरोधियों और अपर्याप्त रूप से क्रांतिकारी समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए रेड गार्ड्स में संगठित युवाओं को संगठित किया। स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, बुद्धिजीवियों को सताया गया और प्राचीन सांस्कृतिक कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया। सांस्कृतिक क्रांति ने चीन को अराजकता में धकेल दिया। हिंसा व्यापक थी। रेड गार्ड्स ने पार्टी के अधिकारियों, शिक्षकों और प्रतिक्रांतिकारी समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया। अर्थव्यवस्था में गिरावट आई और शिक्षा ठप हो गई। माओ के व्यक्तित्व पंथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनकी छवि और शब्द पूरे समाज में व्याप्त हो गए। सांस्कृतिक क्रांति ने चीनी समाज पर गहरे निशान छोड़े, एक पीढ़ी को आघात पहुंचाया और उसके सामाजिक ताने बाने को बाधित किया। भाग 6, माओ की विरासत, एक मिलाजुला अनुभव। माओ त्से-तुंग का देहांत 1976 में हुआ, एक जटिल और विवादास्पद विरासत को पीछे छोड़ते हुए। उन्हें दशकों के गृहयुद्ध के बाद चीन को एकजुट करने और एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के लिए नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उनके सामाजिक सुधारों, विशेष रूप से भूमि पुनर्वितरण और साक्षरता दर में सुधार का लाखों लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। हालांकि माओ के शासन को सत्तावाद, क्रूरता और आर्थिक कुप्रबंधन ने भी चिह्नित किया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक पीड़ा और जीवन का नुकसान हुआ। उनकी नीतियों ने बौद्धिक विमर्श को दबा दिया, असंतोष को दबा दिया और चीन को विश्व मंच पर अलग थलग छोड़ दिया। चीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माओ की विरासत पर बहस जारी है। जहां कुछ लोग उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने चीन का आधुनिकीकरण किया, वहीं अन्य लोग उनके सत्तावाद और उनकी नीतियों की मानवीय कीमत की निंदा करते हैं। चीन के विकास और दुनिया में उसके स्थान पर उनका प्रभाव चल रही चर्चा और विश्लेषण का विषय बना हुआ है।